हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में क्लास 10th विज्ञान यानी साइंस के लघु उत्तरीय प्रश्न के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल मेरा क्या कहता है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। इसका उत्तर है अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया अभिक्रिया कर जलने लगती है। अतः यह जल ना जाए, इससे बचने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो जल्दी फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, अगर ये सभी जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए याद करके ज़रूर जाइएगा ताकि आए तो उसे आप लिख करके ज़रूर आए। अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। अगला प्रश्न मेरा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। और ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसका अभिक्रिया भी लिखा गया हुआ है, आप देख सकते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, याद करके जरूर जाइएगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी चांस बनते हैं इन सभी प्रश्नों के पूछने के, है ना। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ऑप्शन दिया हुआ एक नंबर दिया हुआ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। ये यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस लग रहा है। क्या है भाई? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, यहाँ पे गिब्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? गिब्स। तब होगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसका भी उत्तर नीचे है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा, देख लेते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या है कि यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमाल, है ना, से साफ किया जाता है। तो इसका ये आंसर हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, खनिज और अयस्क क्या है। खनिज और अयस्क क्या है। लोहे के दो अयस्कों के नाम उनके आणविक सूत्र के साथ लिखे। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। खनिज और अयस्क क्या है। तो इसका भी उत्तर है कि पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक। पृथ्वी के भूपट्टी पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क वह पदार्थ है जिसमें से कोई धातु, यहाँ पे धातु सगम सगम तापवर्क एवं कम खर्च में प्राप्त होती है ना। किसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। लोहे के दो अयस्क इस प्रकार हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। यहाँ पे पूछा है कि लोहे के दो अयस्कों के नाम लिखे और उसका आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र यानी हेमेटाइट का Fe2O3 क्या होगा? Fe2O3 और मैग्नेटाइट का भाई Fe3O4। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न हो गया। छठा प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी धातु का उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव होती है।
चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है? काफी अच्छा प्रश्न है, इसका भी आंसर देख ले। ऊष्मा का कुचालक होती है। चौथा कह रहा है कि ऊष्मा का कुचालक, है ना? तो भाई इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? इसका भी आंसर है कमरे के तापमान पर द्रव होती है तो पारा। चाकू से किसे काट सकते हैं? तो सोडियम को, है ना? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है चांदी। ऊष्मा का कुचालक होता है शीशा, है ना? ये सभी प्रश्न के उत्तर हैं ना। काफी अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभय धर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दे, अथवा उभय धर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दे, है ना? यानी दो दे सकते हैं, चाहे एक दे सकते हैं। अथवा कहने का मतलब ये हुआ, है ना? तो भाई जो धातु ऑक्साइड जो धातु के ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, है ना? उदाहरण के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र होता है Al2O3, Al2O3, और दूसरा जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। काफी अच्छा प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या है कि धातु कर्म क्या है? धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। तो उत्तर भाई, किसी अयस्क से धातु शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। किसी अयस्क से, भाई क्या, तो किसी अयस्क से धातु शुद्ध रूप में प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। इसके विभिन्न चरण इस प्रकार है। प्रारंभिक उपचार, अयस्क का बारीक चूर्ण बनाना, सांद्रण, सांद्रित अयस्क का चारण, अयस्क का चरण, सांद्रित अयस्क का निस्तापन, अवकरण, अशुद्ध धातु का शोधन। ये सभी इसके क्या है? आंसर है। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु तो पूछा नहीं है भाई। अगर पूछेगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ये आपका आंसर यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, पर यहाँ पे टाइप हो गया है ना? आपका इसका जो धातु कर्म क्या है, सिर्फ ऊपर वाले, इसके विभिन्न चरणों के भाई तो सभी चरण आपके लिख दिया होगा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न पदों की परिभाषा लिखे। खनिज, अयस्क और गैंग, तीनों का परिभाषा देना है। खनिज किसे कहते हैं? तब पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं भाई? खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, काफी मात्रा में होती है, जिन्हें निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। यानी खनिज से जो निकाला जाता है धातु, उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, है ना? और गैंग क्या है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना? स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं कि ऐसी धातु का उदाहरण दे, ऐसी धातु का उदाहरण दे जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है चाकू से। अच्छा, ये अभी हमने ऐसा प्रश्न देखा है ऊपर, है ना? सॉरी, डबल डबल से ये क्वेश्चन टाइप हो गया है। तो अभी तो ये प्रश्न अभी हमने देखा है। अगला प्रश्न क्या कहता है 11 नंबर की साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। काफी फेमस सवाल है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करना है। तो साबुन एवं अपमार्जक में अंतर इस प्रकार है कि साबुन, 1 नंबर की साबुन दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है, जबकि अपमार्जक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के लवण है। दूसरा क्या हो सकता है अंतर? तो साबुन का उपयोग नहाने के लिए किया जाता है और अपमार्जक का उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। 2 नंबर सवाल है, हाँ 2 नंबर में पूछेगा, इतना काफी है। आप इसका उत्तर इतना दे देंगे, काफी है ना? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है?
ये भी प्रश्न काफी अच्छे हैं, है ना। तो तत्वों का वर्गीकरण उनकी संयोजकताओं तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज पंक्तियां है। कितने? 7 क्षैतिज पंक्तियां, याद रखिएगा, 7 क्षैतिज पंक्तियां। इन्हें आवर्त कहा जाता है और आवर्त सारणी के 18 उर्ध्व, है ना, ऊर्ध्व स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, यानी ग्रुप कहते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और चांस बनते हैं कि इस बार भी पूछ दे, इसलिए याद कर लीजिएगा। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा लिखिए। भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी और तथा आधुनिक आवर्त सारणी की परिभाषा पूछ रहा है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंडलीव की आवर्त सारणी, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव ने तत्वों की जो आवर्त सारणी बनाई उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। जिसका आधार, किस आधार पर? तो जिसका आधार परमाणु द्रव्यमान है। आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी के संशोधन के बाद जो सारणी बनाई गई उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और इसका जो आधार था वो परमाणु क्रमांक था। क्या था? परमाणु क्रमांक। यानी मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वो कैसी थी? तो वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। और इसके संशोधन के बाद, इसमें सुधार के बाद जो आवर्त सारणी बनाई गई उसमें उसका जो आधार था वो क्या था? तो परमाणु क्रमांक था, यानी परमाणु संख्या। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, काफी अच्छा प्रश्न है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? भाई फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर आर बाई टू। क्या होता है भाई? ए बराबर आर बाई टू। तो आर यहाँ से क्या आएगा? तो 2f आएगा। और आर का वैल्यू पूछा है, आर बराबर 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखें। और यह भी प्रश्न काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण, दर्पण के दो दो उपयोगों को लिखें। अवतल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार हैं। एक नंबर, दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं जिससे कि दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। यानी दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का, ठीक है। दूसरा क्या है कि सौर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम करता है ना। तो सौर कुकर में भी अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला अगला दूसरा क्या कहता है? बी कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग। तो उत्तल दर्पण के दो उपयोग कहते हैं साइड मिरर के रूप में। किसके? साइड मिरर के रूप में। सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु इसके और उत्तल दर्पण के दो उपयोग हो गए, है ना। और भाई समतल दर्पण के दो उपयोग, तो समतल दर्पण के दो उपयोग क्या है कि अपना प्रतिबिंब सामान्यतः देखने में, दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। सभी के हो गए, सभी के हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, इसके आंसर 7 है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, सभी का उपयोग यहाँ पे लिख दिया गया है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरा कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे। और आपके बुक में प्रिज्म का जो प्रकाश अपवर्तन होता है वो चित्र दिया होगा, है ना। तो यहाँ पर चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए आप बोर्ड ये भी प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रश्न को ही सिर्फ मैंने लिखा है। और इसका जो आंसर है आप अपने बुक से लिख लीजिएगा। किससे भाई? तो अपने बुक से, किससे? बुक से ज़रूर लिख लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन है सिर्फ प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे, चित्र बनाना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है ना। काफी अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले ले। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आंसर भी है। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, किससे भाई? लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण
के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ये आप जवाब लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल आपके 2 नंबर फिक्स है ना? कोई नहीं काट सकता इस जवाब पर, है ना? अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों को लिखें। और यह भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसलिए आपके लिए हमने छोड़ दिया है ना? इसलिए आपके लिए छोड़ दिया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं भाई, है ना? इस बार भी हो सके तो जरूर पूछेगा। तो दृष्टि दोष क्या है? तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपकी आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पहला है निकट दृष्टि दोष। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें इसे दूर करने इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, है ना? तो इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किसे बनता है? इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसी को दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा है अबिंदुकता। क्या है भाई? तीसरा अबिंदुकता। अबिंदुकता मतलब आंख की लेंस में सममित के आधार पर अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अबिंदुकता। तो दृष्टि दोष तीन प्रकार के, स्क्रीनशॉट ले ले। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है मेरा कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है ना? लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है रेलवे के सिग्नल में? तो इसका क्या जवाब हो सकता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, फलतः कुहासा या धुएं में लाल रंग के प्रकाश का कम परिकलन होता है, फलतः दूर से ही लाइन के चालू होने की स्थिति का पता चल जाता है। इसलिए रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है ताकि कुहासे में क्या हो सके, यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? लाल रंग का सबसे अधिक होता है और इसका परिकलन कम होता है। इसलिए रेलवे के सिग्नल में प्रकाश यानी प्रकाश के लाल रंग का उपयोग किया जाता है। हाँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अगला प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका क्या आंसर हो सकता है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में आवर्तित होता रहता है। अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ये इसका जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले ले, है ना? अगर मेरा आंसर अच्छा ना लगे तो आप अपना आंसर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम तो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप अपना आंसर ही लिख कर के आए एग्जाम में। हम तो सभी स्टूडेंटों को यही सलाह देंगे कि अपना जितना से जितना बेहतर हो सके अपना आंसर बना के आए, है ना? चाहे अपना आंसर लिख करके आए, क्योंकि परीक्षा में कहता है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे। आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है कि अपने शब्दों में ही उत्तर दे। हाँ, अगला प्रश्न क्या है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो इसका भी जवाब लिख दिया है कि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। इसका यही जवाब हो जाएगा। उतार ले पहले बोल रहे यार, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, है ना? अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है? इसका मान एवं मात्रक लिखें। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसलिए सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, एक भी प्रश्न को मिस ना करें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो प्रश्न आए छूटे नहीं आपसे, है ना? और भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो अपलोड है,
आप प्ले लिस्ट में जा करके वॉच कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखें। प्रतिरोध क्या है, इसका मान एवं मात्रक लिखें। आंसर क्या हो सकता है, किसी चालक पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। क्या होता है, विद्युत धारा भी बोल सकते हैं, धारा भी बोल सकते हैं। आर बराबर वी बटा आई, है ना। यह एक अदिश राशि है। क्या कैसा राशि है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो कैसा राशि है भाई, तो यह एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता, हाँ स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु का क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक वोल्ट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से फटाक से। अगला प्रश्न क्या कहता है, 25 नंबर प्रश्न है कि विद्युत शक्ति क्या है, इसका साई मात्रक लिखे। विद्युत शक्ति क्या है, इसका साई मात्रक लिखे। किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका साई मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है भाई, वाट होता है। जल्दी से उतार ले, फिर से बोल दिया यार। स्क्रीनशॉट जल्दी से। आगे का प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या कहता है कि फ्लेम के दाएं हाथ का नियम क्या है। और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फ्लेम के दाएं हाथ का नियम क्या है, अथवा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। फ्लेम के दाएं हाथ का नियम, है ना, दक्षिण हस्त नियम को ही दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो भाई आंसर क्या हो सकता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेम के दाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ का अंगूठा इस प्रकार दाएं हाथ का अंगूठा तथा इसके पास वाली उंगलियों को एक साथ इस प्रकार फैलाए कि तीनों परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो, तब यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो बीच वाली उंगली चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगा। यही क्या कहलाता है, फ्लेम के दाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कहता है, 28 नंबर प्रश्न, कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। 1 नंबर, की चालक की प्रकृति पर कुछ चालक पदार्थ में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और कुछ में कम। जैसे तांबा में लोहे की अपेक्षा कम प्रतिरोधक क्षमता होती है ना। दूसरा क्या है कि चालक की लंबाई पर, किस पर भाई, तो चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और घटने से घटता है ना। और भाई तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, चालक की मोटाई पर। किस पर, चालक की मोटाई पर। चालक का प्रतिरोध उसकी मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब, अगर चालक का मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्षमता घटेगी, और चालक का मोटाई कम होगा तो प्रतिरोध क्षमता अधिक होगी। चौथा क्या है, चौथा ताप पर। किस पर भाई, तो ताप पर। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और बहुत ही फेमस सवाल है, याद रखिएगा, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसका कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और इसे याद रखिएगा। MVVI प्रश्न है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सबको मैंने छाट करके लाया है, है ना। और ये आपके बोर्ड एग्जाम, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है सवाल सब। और बिहार बोर्ड का रिकॉर्ड है कि क्या कहता है भाई, तो बिहार बोर्ड कहता है कि जितने पिछले प्रश्न है, पिछला यानी हर एक साल जो भी प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्नों को बिहार बोर्ड रिपीट करता है। इसलिए हम सभी प्रश्नों को पढ़कर जाएंगे एग्जाम में, ताकि आने वाले प्रश्न एक भी छूटे नहीं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे।
बस इतना ही काम करना है, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दे, है ना। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? इसका भी जवाब है कि निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु, आप जानते होंगे कि विद्युत बल्ब जो होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका भाई? टंगस्टन का। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा है कि विद्युत बल्ब किस चीज का बना होता है, तो टंगस्टन का, है ना, विद्युत बल्ब। तो निष्क्रिय गैस बनने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि निष्क्रिय गैस हैं। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, अतः बल्ब का जो जीवन क्षमता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब में कैसी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि, ये सभी क्या है? निष्क्रिय गैस हैं, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट। आगे का प्रश्न क्या है? और ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा, है ना। लास्ट प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका किरण आरेख नहीं खींचा है, आप खींच लीजिएगा। बस हमने सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है वो लिख दिया है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी वह युक्ति है जिससे छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है। अगर आप सब्जेक्टिव आपको याद है तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटने जा रहा है। याद रखिएगा, सब्जेक्टिव से ही क्या निकलते हैं? ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। इसलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो रहा है। तो ये थे मेरे लास्ट प्रश्न, है ना। और सभी प्रश्न, हमने जितने प्रश्न देखे सभी वीवीआई थे, है ना। अगले वीडियो में और भी लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग बायो के क्वेश्चन को नहीं देखें। किसके भाई? बायो के क्वेश्चन को कवर नहीं किए हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। क्या करूंगा भाई? अलग, है ना, बायो का अलग कवर करूंगा एक वीडियो में, जिसमें पूरे बायोलॉजी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हमने देखे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन। किसके भाई? फिजिक्स के क्वेश्चन, है ना। किसके भाई? फिजिक्स के। तो बायो का जो है वो अलग वीडियो में आएगा, प्रश्न और आंसर सहित। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।